हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं वर्ड्सवर्थ की काव्य भाषा विषयक अवधारणा। इसमें भूमिका लिखा है मैंने। वर्ड्सवर्थ के काव्यालोचन सिद्धांत अंग्रेजी स्वतंत्रतावाद का घोषणा पत्र समझे जाते हैं, क्योंकि इन सिद्धांतों ने नव्य शास्त्रवाद से संबंध तोड़कर नया मार्ग प्रशस्त किया, एक नई विचारधारा को जन्म दिया। नव्य शास्त्रवादी दौर की उक्त कृत्रिम और आडंबरपूर्ण काव्य भाषा का वर्ड्सवर्थ ने विरोध किया। उनका मानना था कि कविता में ऐसी भाषा का व्यवहार करना चाहिए जो आम जनता की भाषा से ग्रहण की गई हो। अभिजात्य वर्ग की भाषा आज आम जनता की भाषा नहीं है, अतः उसे कविता की भाषा बनाए रखना उचित नहीं है। उनका मानना था कि अभिजात्य वर्ग के भाव बहुत छिछले होते हैं। गहराई से चीज़ों को देखने, उनको अनुभव करने, उनके प्रति अपने संवेदना प्रकट करने की क्षमता जितनी आम जनता में होती है उतनी ही उच्च वर्गों में नहीं होती। यहाँ पे अभिजात्य वर्ग से मतलब कि जो ऊंचे वर्ग के लोग होते हैं, तो उनका मानना था कि उनकी जो भाषा होती है वो बहुत ही छिछली होती है, और जो सामान्य लोग होते हैं, आम जनता होती है, उनकी जो भाषा होती है वो अपनी संवेदना को अच्छे से प्रकट कर पाते हैं। वे कविता की भाषा ही नहीं, कविता की विषय वस्तु को भी सामान्य जनों तक, विशेष रूप से गांवों के किसानों तक ले जाना चाहते थे। वे कविता कुछ अपवादों को छोड़कर अभिजात्य वर्ग तक सीमित थी, उसे वे एक नए धरातल पर विकसित करना चाहते थे। वर्ड्सवर्थ की धारणा थी कि शब्द अपने आप में काव्यात्मक या अकाव्यात्मक नहीं होते। भाषा में प्रयोग के आधार पर वे अपना स्वरूप अर्जित करते हैं। अपने युग की तड़क भड़कपूर्ण निर्जीव शब्दावली के वर्कस, लिरिक्स, बैलेड्स की कविताओं का वैशिष्ट्य रेखांकित करते हुए उन्होंने लिखा, पाठक यह देखेंगे कि इन कविताओं में अमूर्त विचारों का मानवीकरण कभी कभार ही किया गया है, और शैली को भव्य बनाने तथा उसे गद्य के स्तर से ऊंचा उठाने की एक सामान्य युक्ति के रूप में तो इसका प्रयोग एकदम नहीं मिलेगा। मेरा उद्देश्य तो मानव की यथार्थ भाषा का अनुकरण करना और यथासंभव उसे प्रयोग में लाना था, और निश्चय ही ऐसे मानवीकरण को उस भाषा का स्वाभाविक अंग नहीं माना जा सकता। वास्तव में शैली की यांत्रिक युक्ति के रूप में जो मानवीकरण आया है वह उन्हें ग्राह्य नहीं है, किंतु यही यदि भाषा का स्वाभाविक अंग बनकर आए तो उन्हें सहज ग्राह्य है। वह तो वस्तुतः ऐसा अलंकार है जो आवेग की दिशा में आप से आप रूप ग्रहण कर लेता है, और इसी रूप में मैंने इसका उपयोग किया है, किंतु शैली की एक यांत्रिक युक्ति के रूप में, या फिर ऐसी पारिभाषिक भाषा के रूप में जिसे छंदोबद्ध रचना के लेखक अपनाने का दावा करते हैं, मैंने इसका पूर्ण बहिष्कार किया है। काव्य भाषा के बारे में अपने उक्त विचारों के आधार पर वर्ड्सवर्थ ने यह निष्कर्ष निकाला है कि गद्य और कविता की भाषा में कोई अंतर नहीं है। नव्य शास्त्रीय दौर में इन दोनों के अंतर को मान्यता दी गई थी, और इसी अंतर के आधार पर कृत्रिम आडंबरपूर्ण काव्य भाषा को उचित ठहराया गया था। लेकिन वर्ड्सवर्थ ने लिखा, हर अच्छी कविता के अधिकांश की भाषा, चाहे उसका स्वर कितना भी उक्त क्यों ना हो, अच्छे गद्य की भाषा से भिन्न नहीं होती। यही नहीं, सबसे अच्छी कविताओं के सबसे मार्मिक अंश गद्य की भाषा में एकदम स्वरूप होंगे, ऐसे गद्य की जो सुरक्षित हो। काव्य भाषा में कृत्रिमता का समावेश कैसे हुआ? मनुष्य का यथार्थ भाषा से उसके अलगाव की क्या प्रतिक्रिया रही? इस बारे में भी वर्ड्सवर्थ ने अपने विचार व्यक्त किए हैं। लिरिकल बैलेड्स के 3य संस्करण में काव्य भाषा के बारे में जोड़े गए परिशिष्ट में वर्ड्सवर्थ ने लिखा, सभी देशों के आरंभिक कवियों ने सामान्यतः यथार्थ घटनाओं से प्रेरित होकर काव्य रचना की थी। उन्होंने जो कुछ लिखा वह साधारण मनुष्यों के रूप में और एकदम स्वाभाविक ढंग से, चूंकि उनकी अनुभूति और भाव प्रबल थे, अतः उनकी भाषा भी प्रभावपूर्ण और अलंकृत हो गई। इस भाषा का प्रभाव देखकर परवर्ती कवियों और यश लोलुप जन ने वैसे भाव से अनुप्राणित हुए बिना ही वही प्रभाव उत्पन्न करना चाहा। फल यह हुआ कि उन अलंकारों का यांत्रिक प्रयोग ना हो पाया। कभी कभी तो यह प्रयोग उचित भी हुआ, किंतु प्रायः ऐसी भावों और विचारों के लिए उनका प्रयोग किया गया जिससे उनका कोई सहज संबंध नहीं था। इस प्रकार अनजाने ही एक ऐसी भाषा निर्मित हो गई जो हर हालत में मनुष्य की यथार्थ
भाषा से तत्व भिन्न थी। इसमें निष्कर्ष जो है वो देख लीजिए, ये बहुत अच्छा पॉइंट है। कुल मिलाकर वर्ड्सवर्थ ने अपने काव्य भाषा विषयक विचारों में 3 बातों पर बल दिया। काव्य में ग्रामीण जनों की दैनिक बोलचाल की भाषा को आधार बनाना चाहिए, गद्य और कविता की भाषा में मूलतः कोई अंतर नहीं है, और प्राचीन कवियों की काव्य भाषा एकदम सहज सरल थी। यांत्रिकता और आडंबर परवर्ती, यानी कि जो बाद में जो लोग आए उनकी भाषा को इन्होंने यांत्रिकता और आडंबर से युक्त माना, यानी कि परवर्ती कवियों की देन है। अन्यथा यदि कवि के हृदय में भाव का उन्मेष है और विषय का चयन ठीक हुआ है तो भाषा स्वयं ही अक्सर अवसर के अनुरूप आकार ग्रहण कर लेगी। थैंक यू।